नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि आज दिन भर कौतूहल का विषय मीडिया में बना रहा है। कौतूहल कैसे? पहले एक खबर आती है कि मोदी जी को मिल सकता है नोबेल पुरस्कार, और फिर शाम तक आते आते ये खबर थोड़ी सी करेक्ट हो जाती है। अब वो करेक्ट होने से लेकर दिन भर का जो क्रम है ना, मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कुछ लोगों ने इस पर फैक्ट चेक भी बना दिया है कि सच्चाई क्या है, कि क्या मोदी जी को मिल रहा है क्या शांति वांति पुरस्कार, और अगर मिल रहा है तो ऐसा हो कैसे रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। ये तमाम बातें आज के सेशन के अंदर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति ने इस खबर को अपने अपने तरीके से लिया है। ये खबर आई कहां से, कहां तक पहुंच गई, अंत इसका क्या हुआ, आज की इस पूरी कहानी को आज एक घटनाक्रम के तरीके से सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी में बहुत थ्रिल है। और इस थ्रिल को जानने के लिए आप जुड़ जाइए। गुजारिश यह है कि इसको आप सेशन को साझा भी कर दीजिए सभी साथियों से। एक शेयर का बटन दिया हुआ है नजदीक ही, उसको दबा करके अपने मित्रों से साझा कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कथा सुनाते हैं। देखिए, बात ऐसी है, आपको यहां पर कुछ कटिंग्स दिखाई दे रही हैं। पहले तो ये समझिए एएनआई तो एक प्रकार से ऐसे समझिए, इंडिया के अधिकांश न्यूज चैनल्स को अपनी तरफ से न्यूज देने वाली एक न्यूज एजेंसी है। या भाई तुम भी चला लो इस न्यूज को इस टाइप से। इसमें छपता है, नोबल कमेटी के डिप्टी हैं, लीडर हैं, डिप्टी लीडर नोबल कमेटी के, नाम है उनका एस्ले टोजे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद में पीएम मोदी बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबल पीस पुरस्कार, ऐसा एस्ला टोजे ने कहा। एएनआई में छपता है कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। ये मोदी जी का वो स्टेटमेंट है जो बहुत दिनों से फेमस हो रहा है, यूएन में भी बज रहा है, तो बाली में भी बज रहा है, तो सब जगह बज रहा है ना। ऐसी स्थिति में यहां एक और न्यूज चैनल है सीएनबीसी, वो चाहता है प्रधानमंत्री मोदी इस चीज के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। फिर साहब एक समाचार एजेंसी, इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी इज द बिग कंटेंडर फॉर नोबेल पीस पुरस्कार, यानी नोबेल पीस पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची में सबसे बड़े दावेदार हैं। ये दावेदार हैं, दावा किया जाएगा तो मोदी जी सबसे बड़े दावेदार हैं। और ऐसा कौन बोल रहा है? नोबेल के कमेटी के लीडर बोल रहे हैं। चलिए साहब, खबरों का सिलसिला यहां से उफान लेना शुरू हुआ। शाम होते होते, जैसे दूध उफान लेता है पहले तो, और फिर शाम होते होते वापस ठंडा हो जाता है, ऐसा ही हुआ है। लेकिन आपको मेरे साथ साथ पहले उफान पे चलना है और फिर एंड तक ठंडा होना है। तो पहले उफान के मोड में रहिए। उफान के मोड में खबर छपती है, यहां मिनट की खबर भी जरूर देख लेना। न्यूज चैनल वाले भी खबर कैसे एडिट करते हैं वो देखिएगा। नोबेल फॉर मोदी, इंडियन पीएम वर्ड्स मोस्ट क्रेडिबल फेस, पीस बिलीव नोबेल कमेटी डेप्यूटी। इंडिया के बारे में, पीएम के बारे में जो हमारे मतलब जो नोबेल कमेटी के डिप्टी हैं, उन्होंने कहा है कि वो मोस्ट क्रेडिबल फेस है, यानी उन पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, अब जब ये सब न्यूज आने लगी तो भाई साहब ये देखो आप, धड़ाधड़ मोस्ट रिलायबल फेस फॉर पीस, शांति के लिए सबसे बड़ा चेहरा, एनालिसिस पे एनालिसिस होने लग गए। हम भी करेंगे एनालिसिस, पूरा एनालिसिस करेंगे कैसे शांति का इनको पुरस्कार मिल सकता है, क्या इनकी कहानी है, और जो डिप्टी चीफ है एस्ला टोसे जो भी है, उसने जो भी बात बोली है वो क्या है, सारी बातें आज के सेशन में आपको बताएंगे। शाम तक आते आते इस पे फैक्ट चेक आने लग गया। फैक्ट चेक मतलब क्या ये सही है या गलत है। देखिए, वो तो हम आपको सेशन के एंड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ मतलब बातें जान लीजिए जिससे दावेदारी टाइट की जा सके कि हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस शांति पुरस्कार मिल सकता है। और हां, आप में से कुछ बाल कलाकार ऐसे भी होंगे जिन्हें यह भी ना पता हो कि नोबेल शांति पुरस्कार होता क्या है, तो उन्हें हम वो जानकारी भी देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये साहब एस्ले टोजे जो आए हुए हैं इंडिया घूमने, इन्होंने कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे दिए। उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से पीएम मोदी की गतिविधियों पर नजर रख रहा हूं, उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता है, और मैं उनके शांति स्थापित मतलब वो जो है वो शांति स्थापित करने में सक्षम है। टोजे द्वारा तारीफ किए जाने के बाद पीएम मोदी को शांति पुरस्कार मिलने की अटकलें तेज हो गई। ये कुछ ऐसे समझो, मतलब ये हुआ कि अपनी कॉपी चेक होने गई है, और अपनी कॉपी चेक होने गई है, और वहां पे एक एग्जामिनर जो है वो पब्लिक डोमेन में बोल रहा है, यार अंकित जो है ना वो कॉपी में लिखता बहुत बढ़िया है, और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, आंसर बहुत बढ़िया होता है उसका। अब ये जो खबर जैसे ही आई कि एग्जामिनर ने बोला है कि कॉपी बहुत बढ़िया लिखता है, तो मार्केट में खबर क्या पहुंच गई, अंकित टॉप कर रहा है। अंकित तो भाई साहब इस बार मेरिट में आ रहा है।
ये जो खबरें हैं ये कुछ ऐसी ही हैं। एक तो इस नोबेल पीस पुरस्कार के डिप्टी चीफ जो भी है, डिप्टी लीडर जो भी है एस्ले टोजे, या तो इसको मुखड़ा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि ये खुद नोबेल पीस पुरस्कार कमेटी के अंदर है और ये बाहर आकर तारीफ कर रहा है। तो भाई साहब सबने अपनी अपनी तरफ से बातें ले ली। बातों के अंदर जो बात ली वो ये थी कि साहब मोदी जी को पुरस्कार मिल सकता है, और मोदी जी का पुरस्कार साहब सुर्खी बन गया। ठीक है, एक मेगा अपडेट करके ट्विटर हैंडल है, उसने खबर जिसपे 1.6 मिलियन व्यू हो गए। वो क्या बोलता है भाई साहब, पीएम नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट कंटेंडर। अच्छा, बचपन में अपन सबने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़े बहुत पढ़े हैं और थोड़े बहुत सुने हैं अगर आपको याद हो। उसने ऐसा कहा, फिर उसने उसको ऐसा कहा, फिर उसने उसको ऐसा कहा। कहानी पहुंचते पहुंचते क्या बन जाती है वो आज की कहानी में है। तो साहब एक ट्वीट होता है जिसमें लिखा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिगेस्ट कंटेंडर हैं और एस्ला टोजे ने कहा है। चलो साहब टोजे की बात भी सुन लो अब आप। देखो मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये एस्ले टोजे खुद है ना, ये बोला भी है। बोला क्या है, उसमें बात का बतंगड़ कैसे बना है वो लेना है। तो ये भाई जो बोल रहा है, पहले तो ये कह रहा है कि पीएम मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया। क्या किया सुनो। Prime Minister Modi has intervened on a positive note in the Ukraine crisis, warning Russia against using nuclear weapons. And I'm obviously very happy to see that. I think any responsible leader in the world should give this message. And it's all the more important when it comes from a powerful country like India. Modi has been Prime Minister for some years now, and he's one of the elder statesmen of this world. And I think that lends him credibility. And it's interesting to see that India that has in a record time. कुल मिलाकर बात यह है जो मैंने शुरुआत में कही ना, आपकी कॉपी जिसके पास चेक होने जानी है उसने आपकी तारीफ कर दी रिजल्ट आने से पहले, तो रिजल्ट लीक हो गया। ऐसी फीलिंग आ गई इंडिया वालों को आज, और वो फीलिंग दिलाने वाले भाई साहब ये थे। हालांकि ये भाई साहब बयान से क्या पलटे क्या सुलटे वो भी हम बताएंगे, लेकिन यदि आप बयान सुन रहे हो तो इसका हिंदी में थोड़ा बहुत अनुवाद कर लें अपन, तो वो यही कह रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इंडिया ने किसी का भी पक्ष ना लेकर के अपना साइड दुनिया को बताया कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में। वो तो आपको मालूम भी है, इंडिया पूरे वॉर के दौरान एक ही बात बोलता रहा कि पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग, केवल इन्हीं तीन चीजों से दुनिया में शांति आ सकती है। यह समय एरा ऑफ वॉर, यानी कि यह समय जो है ये युद्ध का नहीं है। बार बार इंडिया इस बात को भी बोलता रहा है। ऐसी स्थिति में एस्ले टोजे ने जो माहौल बयानबाजी बना के किया वो इंडिया में पूरी तरह छाया रहा। अब छाने के साथ साथ जब इसने और बातें कहना शुरू किया तो दुनिया को मतलब मोदी जैसे नेताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति को युद्ध के बारे में समझाया, वह सराहना योग्य है। उन्होंने परमाणु युद्ध के परिणामों के बारे में भी कड़ा संदेश दिया। दुनिया को ऐसे नेताओं की सख्त जरूरत है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक हैं और जिस तरह से वे शांति में योगदान दे रहे हैं वे नोबेल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। अब ये जो हिंदी ट्रांसलेशन है ना, बस इसमें ही खेला हो गया। खेला क्या हो गया कि वो पीएम जो है ना वो नोबेल पीस पुरस्कार के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। ये जो बात है ना, असल में ये वो कहते हैं ना साहब आप बहुत अच्छे हैं, और फिर वो तारीफ सुना हुआ व्यक्ति जो है वो दुनिया में घूम करके कह रहा है कि तुम सबसे अच्छे हैं। सर ने ये कहा, बहुत अच्छे और सबसे अच्छे में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अच्छे ने अपनी तरफ से इस बात को घुमा दिया। तो नोबेल पुरस्कार के लिए उनसे जब पूछा गया क्या प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए प्रबल दावेदार हैं, तो उसने कहा जो भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है वो दावेदार है। न्यूज वाले ने कहा कि अरे रुक, मसाला इसको कैसे बनाते हैं हम सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। साथ में टोजे ने क्या कहा, टोजे ने यह भी कहा था कि दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। पीएम मोदी चीन, रूस और अमेरिका के अपने समकक्षों से लगातार बात कर रहे हैं, बार बार शांति का संदेश दे रहे हैं। भारत उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहा है जिनसे वैश्विक कल्याण संभव है। भर भर के इसने पूरे लेटर छापे। नोबेल शांति पुरस्कार मतलब एक प्रकार से ना जूरी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बायसनेस दर्शाता है, लेकिन भाई साहब ये पहले तो लंबी लंबी दे दिए। अब जब इंडिया का मार्केट गर्म होने लगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में तो चर्चाओं का मार्केट चलता है, रोज चाय की चुस्की के साथ न्यूज चाहिए हमको। तो अब न्यूज में भाई साहब इंडिया वालों ने बना दिया कि मोदी को ही मिलेगा नोबेल पुरस्कार। दिन भर में तो खबर छनते छनते ऐसे आ गई कि हो सकता है एक आध के व्हाट्सएप पे तो ये आ गया हो मोदी को मिला नोबेल पुरस्कार।
पुरस्कार, मतलब हालत ऐसी हो गई। इनकी प्रशंसा कितनी भारी पड़ी वो आपको दिख रहा होगा। भारत इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर रहे हैं, इन्होंने कहा बड़ी संख्या में आवेदन हो रहे हैं, दुनिया भर के लोगों को, नेताओं को इस तरह के आवेदन होने भी चाहिए और मिलना भी चाहिए। ठीक है साहब, इनसे किनको फायदा होगा किनको नुकसान होगा ये तो आप जानते ही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इस न्यूज का फायदा बीजेपी को होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि इस तरह की माहौलबाजी जब होगी तो बीजेपी इस प्रकार से भुनाएगी इस न्यूज को कि देखो मोदी जी हमारे नेता हैं और नेता को भाई साहब पुरस्कार शांति का दिया जा रहा है। विपक्ष को इस बात से बहुत बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? कि जिस आदमी को हम पूरी तरह से इग्नोर मारते हैं, ये कहते हैं कि इसकी वजह से लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो भाई साहब फिर उसको शांति पुरस्कार कैसे? तो भाई दिन भर रस्साकसी चल रही थी। इस बीच में किस तरह से बीजेपी का उदय हुआ, आज के विषय में मैं आपको एक बुक, ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूं। दो बातें पहले जान लो। एक एफएम है जिसका नाम है कुकू एफएम, प्ले बुक पर उपलब्ध है। पहली बात, ये एफएम उस पर ऑटो ट्यून से बजने वाला नहीं है, एप्लीकेशन से बजने वाला एप्लीकेशन है। और इस पर जो बुक होती है वो बुक नहीं, ऑडियो बुक होती है। तो कई लोग वहां जाकर किताब ढूंढते हैं। ऑडियो बुक का मतलब होता है कि वो उसका ऑडियो वर्जन होता है, आपको सुनाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, एक ऑडियो बुक है बीजेपी देन एंड नाउ के नाम से, जिसमें इस तरह के कुछ चैप्टर्स हैं। क्या चैप्टर हैं? कि किस प्रकार से मतलब पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनी, कैसे बीजेपी की शुरुआत हुई, इतनी मजबूत कैसे बनी, मोदी है तो मुमकिन है का ये नारा कैसे इनिशिएट हुआ, बीजेपी का डाउनफॉल है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें यहां पर लिखी गई हैं जो कि बीजेपी के बारे में एक एनालिटिकल बनाई गई हैं। तो ये असल में ऑडियो बुक के अंदर सुनाई गई बातें हैं। यहां पर ऐसी ही ऑडियो बुक्स और भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर बातें सुनाई गई हैं, पढ़ाई नहीं गई हैं। कुछ बुद्धिजीवी वहां जाकर क्लेम कर लेते हैं मुझे तो बुक चाहिए और उस बुक में मुझे पढ़ना है। तो यहां भाई साहब ऑडियो बुक है, जो सुनाई जाती हैं, जिनको कुछ फीचर्स के साथ सुनाया जाता है, जैसे ड्राइव मोड फीचर है या नोट्स का फीचर है या स्लीप टाइमर फीचर है। इन फीचर्स के साथ यहां पर बहुत सारी ऑडियो बुक्स, जिनमें कुछ हमारी फेवरेट भी हैं, वो आपके लिए उपलब्ध हैं। साथ में ऑलरेडी 2.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ ये आप लोगों को एक महीने के लिए मात्र 49 रुपीज में मिल रही है, यदि आप अंकित 50 रेफरल कोड यूज करते हैं। अंकित 50 रेफरल कोड यूज करने से मंथली सब्सक्रिप्शन 99 के स्थान पर 49 का प्राप्त होता है। अब एक डिस्क्लेमर जान लो, दो डिस्क्लेमर आप लोग जान लो, क्योंकि कुकू एफएम के बारे में आप मुझसे कई बार सुनते रहते हैं। पहला डिस्क्लेमर तो ये कि आप जब इस बुक को सुने तो ये ऑडियो बुक है, सुनाई जाती है, पढ़ी नहीं जाती। पता चले कि आप मुझे मेरे सेंटर पे कॉल करके ये कह रहे हो सर यहाँ किताब ही नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये भी जान लो, ये पहले महीने का किराया 49 रुपीज है, अगले महीने फिर से पैसे लगेंगे और वो 99 लगेंगे। ठीक है, इन दोनों चीजों से जानकार रहकर ही आप जब इस प्रोडक्ट को परचेज करें तब करें, मुझे कॉल करके दुखी ना करें। ठीक है, कि साहब आपने कहा था बुक है, मैंने कहा भाई ऑडियो बुक है। ठीक है, सुनाई जाती है, 10,000 किताबें सुनाई जाती हैं। एक महीने के सब्सक्रिप्शन में आप 10,000 किताबें सुन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब फिर हम आते हैं मोदी और साथ में एल्फ्रेड नोबल के नोबल पुरस्कार के बारे में। साथियों, जब आपको यह पूछा जाए कि क्या वाकई में मोदी दावेदारी कर सकते हैं शांति पुरस्कार की, तो वाकई में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं दुनिया के पास जिनसे यह वाकई में प्रूव होता दिखता है कि मोदी ने, पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनकी वजह से दुनिया उन्हें रिकॉग्नाइज करती है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा, हमारा दुश्मन है तुर्की, क्योंकि वो अक्सर हमारे खिलाफ राग अलापता है। जब भूकंप आया भारत ने मदद की, भूकंप पे तुर्की ने भारत को धन्यवाद बोला कि आप लोगों ने हमारी मदद की। ऐसी स्थिति में मदद वो व्यक्ति जो आवश्यकता के समय करे वो असली मित्र होता है, तारीफ हुई। हाल ही की बातें हैं ये। ऐसे ही दुनिया में हाल ही में टॉप लीडर्स जिनको चाहत के आधार पर रेटिंग दी जाती है, एक रेटिंग आई जिसमें कहा गया प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर में, पॉपुलर लीडर के अंदर 78% लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ऐसी ही कोई एक और मतलब जो खबरें हैं जो कि मतलब ये बताती हैं कि दावेदारी कैसे मजबूत हो सकती है। आपको याद होगा, इमानुएल मैक्रोन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के द्वारा जो बयान था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उसको प्रेज किया कि इंडिया सही बोलती है। ऐसी स्थिति में इमानुएल मैक्रोन ने भारत के बयान की प्रशंसा करते हुए कहा
कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया यूक्रेन पर जो अपना स्टैंड रखा है कि यह युद्ध का समय नहीं है, वो सही है। यानी ये वो पक्ष में दिए गए प्रमाण हैं जिनसे यह कहा जा सकता है कि यदि दावेदारी की बात की जा रही है तो वो तार्किक है या अतार्किक है। दुनिया जिस बात को स्वीकार कर रही है उनके कुछ नमूने आपके सामने हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान खुद भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इमरान खान ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की और उनके करप्शन पर कंट्रोल की तारीफ कर डाली। कुछ कैसी चीजें हमारे अपोजिशन के लोगों के द्वारा, यानी कि विपक्ष जो दुश्मन लोग हैं उनके द्वारा की गई। इसी के साथ साथ यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने वर्ष 2022 के अक्टूबर में हाल ही में कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए उस बयान के पक्ष में है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यानी इनकी ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति बहुत ज्यादा अप्रेज की गई, प्रशंसनीय रही। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है। अच्छा, एक ऐसे ही और नेता थे जिन्होंने कहा मोदी चाहें तो युद्ध रुकवा सकते हैं। ये सारी चीजें दुनिया के अंदर इस प्रकार से ली गई कि प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इन्हीं तर्कों के आधार पर हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को पहले अनाज भेजा और कुछ दिनों पहले उनकी मेडिकल हेल्प की, साथ में आजकल क्रैश कोर्स भी उनको पढ़ाने लिखाने का किया जा रहा है, जबकि दुनिया में वो आतंकी के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात उन लोगों की भी मदद की जा रही है जो मानवता के साथ में मतलब मानवीय रूप से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि इंडिया दुनिया में स्ट्रेस नहीं बढ़ाना चाहता, शांति स्थापित करना चाहता है। इन प्रमाणों के आधार पर ही शायद जो एस्ले टोसे नामक जो व्यक्ति आया था, जो नोबेल कमेटी का डेप्यूटी लीडर था, उसने जब कहा तो उसने यही कहा कि मैं पीएम मोदी के कामों को देख रहा हूं और उनकी मैं सराहना करता हूं। मैं उन्हें देख करके काफी खुश भी हूं कि वो जिस तरह के काम कर रहे हैं, पब्लिकली उनका जो एक्सेप्टेंस है वो काफी अच्छा है। वो भारत की यात्रा पर इस प्रकार के बयान दे गए। अच्छा, इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर भी इंडिया का जो कोविड प्रबंधन था इसकी तारीफ की गई। अगस्त 2022 के अंदर बाइडेन ने खुद पीएम मोदी की इसलिए तारीफ की कि उन्होंने कोविड जैसे पेंडेमिक को दुनिया के इतने बड़े देश के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज किया। दुनिया भर में जब तारीफ हुई तो फिर आपको यह लगने लगेगा फिर तो दे ही दो साहब। अब ये देने वाला होता कौन है, पहले ये भी जान लो। तो नोबेल पुरस्कार क्या हैं, कहां से शुरू हुए, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये हल्का सा ब्रीफ जान लीजिए। देखिए, नोबेल पुरस्कार कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। इनमें से मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये जो पुरस्कार है ना, ये दिए जाते हैं डेनमार्क के अंदर। और जो ये पीस पुरस्कार है ये दिया जाता है नॉर्वे के अंदर। किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन था? एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पागल अमीर समझा जाता था। क्यों? क्योंकि उसने असल में डायनामाइट का खोज किया था। पागल अमीर की जगह अमीर आवारा ज्यादा सही शब्द है। तो असल में इस व्यक्ति ने डायनामाइट खोजा था माइंस को तोड़ने के लिए। हालांकि इसके पास 350 से अधिक और भी रिसर्च के पेटेंट थे, लेकिन जो इसने डायनामाइट बनाया उसका उपयोग पहले तो खानों को खोदने में, जो माइंस हैं उनको खोदने में किया जा रहा था, लेकिन बाद में इन्हीं के बनाए गए डायनामाइट को लोगों को उड़ाने में उपयोग होने लगा। इस आधार पर नोबेल का जो अल्फ्रेड नोबेल जो व्यक्ति था वो अपनी रिसर्च से इतना दुखी हुआ कि मैंने मानवता के अंत के लिए ये चीज बना दी। इस वजह से अपने पैसे से उसने ये दुनिया के लिए एक चैरिटी अनाउंस की कि आने वाले समय में जो मानवता के लिए अच्छे काम करेगा उसे मेरे पैसे से जीवन पर्यंत भविष्य तक उन्हें पुरस्कार दिया जाता रहेगा। इसी आधार पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या नोबेल शांति पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है? जी हां, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। इसी प्रकार कोई रिकॉग्नाइज्ड चेहरे को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? जी हां, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 का शांति पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को भी यह सम्मान मिला था। 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को यह सम्मान मिला था। ये तस्वीरें हैं जिसमें आप इन्हें देख सकते हैं। ये आपके कैलाश सत्यार्थी इंडिया से हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो अल्फ्रेड नोबेल जिसने इस पुरस्कार को बनाया, जिसने डायनामाइट को बनाया, उसी ने अपनी संपत्ति नोबेल पुरस्कार के लिए डोनेट की थी। वो व्यक्ति जो अपने नाम से 355 पेटेंट रखता था
उसे लोग केवल याद डायनामाइट के लिए रखते थे। यही बात उसे बहुत परेशान करती थी। कहते हैं कि उसके डायनामाइट का उसे इतना लाभ हुआ था शुरुआत में कि उसने डायनामाइट की फैक्ट्री 90 जगह लगा दी। 20 देशों के अंदर उन फैक्ट्रियों में वो लगातार विजिट करता रहता था, इसलिए लोग उसे अमीर आवारा कहते थे। जब उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने कुछ खतरनाक बनाया है, तो उस स्वीडन के नागरिक ने अपने पैसे को लोगों की मानवता के लिए लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में दिया क्या जाता है? तो 1 करोड़ क्रोन, लगभग $9 लाख विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता को दिए जाते हैं। फिर आप पूछेंगे नोबेल पुरस्कार के लिए किसी को नॉमिनेट कैसे किया जाता है? तो देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कोई भी लोग, जैसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कानूनविद, नोबेल पुरस्कार के पूर्व विजेता, खुद नोबेल समिति के सदस्य अपने द्वारा लोगों को नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन किसको किया गया या किसको नॉमिनेट किया या किसने किसको किया, यह जानकारी नोबेल समिति 50 सालों तक रिवील नहीं करती है। वो अपने पास सारी जानकारी रखती है, लेकिन जब बाद में नोबेल पुरस्कार अनाउंस हो जाते हैं, जब 50 साल निकल जाते हैं, तब बताते हैं फलाने सिंह ने फलाने को किया था। लेकिन आजकल सिस्टम अलग चल गया है कि मैं इसको नॉमिनेट करता हूं, वो पब्लिकली आकर के अनाउंस कर रहा है। ठीक है, तो फिर नोबेल पुरस्कार विजेता चुनता कौन है? तो देखिए, इसके लिए नॉर्वे की संसद की तरफ से 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की जाती है। यह समिति ओस्लो के अंदर कार्य करती है। वहीं दूसरी ओर जो स्वीडन है, स्टॉकहोम की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर अन्य जो 5 क्षेत्र हैं, उनके अंदर नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। नॉर्वे में यह शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है, बाकी सब पुरस्कार स्वीडन में क्यों दिए जाते हैं? तो इसके बारे में कहते हैं कि जिस समय अल्फ्रेड नोबेल जिंदा था, उस समय स्वीडन और नॉर्वे एक ही हुआ करते थे। इस वजह से यह कयास लगाया जाता है कि उन्होंने उस समय के हिसाब से यह वितरण कर लिया था। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? तो कहते हैं सबसे पहले सितंबर के महीने में, यानी कि जो गत वर्ष का सितंबर गया है, उस समय पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लोग नॉमिनेट करने लग जाते हैं कि इसको पुरस्कार दिया जाएगा। 31 जनवरी के मध्य तक आते आते नॉमिनेशन की अंतिम तारीख रखी जाती है। मार्च से अप्रैल, जो अभी का महीना चल रहा है, इस समय पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि हाँ भाई, इन्हें दिया जा सकता है। मई से अगस्त के महीने में फिर इसका रिव्यू होता है। अक्टूबर में बहुमत के आधार पर नोबेल पुरस्कार के विजेता का नाम अनाउंस कर दिया जाता है कि हाँ भाई, इन्हें मिलेगा। जैसे 2023 के लिए तारीख डिक्लेयर हो चुकी है कि 2 से 9 अक्टूबर के बीच में 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इस बात पर कि असली मुद्दा था क्या वाकई में मोदी की तारीफ की गई थी? आंसर है जी हां, की गई थी। क्या यह कहा गया था कि मोदी प्रबल दावेदार है? आंसर है जी नहीं। तो क्या कहा गया था? तो देखिए, ये जितनी भी खबरें थी ना, इन खबरों का खंडन किया गया। खंडन किस प्रकार से किया? एक वेबसाइट है न्यूज लॉन्ड्री, उसने टाइम्स नाउ चैनल का नाम लिखकर ही कह दिया कि वो फेक न्यूज फैलाता है मोदी के ऊपर, क्योंकि उसने कहा कि वो बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबेल पीस पुरस्कार हैं। तो असल मायने में ये जो शब्द है ना, बिगेस्ट कंटेंडर, ये जो सबसे बड़ा, ये शब्द गलत था। कंटेंडर फॉर नोबेल पुरस्कार है, ये सही है। यहां पर ये जो सत्य है, और ये आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे इतनी सी तो झूठ थी, ये झूठ होती है। अब इसको कैसे समझें? मैं आपसे ये कहूं कि आप बहुत अच्छे हैं, और मैं आपसे ये कहूं आप सबसे अच्छे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। मैं आप बहुत अच्छे हैं ये बहुतों से कह सकता हूं, क्योंकि किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई अच्छा हो सकता है। लेकिन जब मैं ये कहूं कि आप सबसे अच्छे हैं, इसका मतलब मैंने सबको सब क्षेत्रों में जान लिया है, तब जाके बोल रहा हूं कि आप सबसे अच्छे हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग उद्देश्य से उपयोग में ली जाती हैं। तो ये जो बिगेस्ट शब्द लिखा गया है ना, बिगेस्ट कंटेंडर, यानी एक तो होता है प्रबल दावेदार, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, दोनों में अंतर देखिए। एक तो होता है प्रबल दावेदार है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं उस आधार पर उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। लेकिन कोई यह बोल दे कि बिगेस्ट कंटेंडर है, यानी नोबेल पुरस्कार समिति का जो डेप्यूटी लीडर है वो खुद ये कह दे कि साहब वो तो बिगेस्ट है, उसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब तो बाकी सब छोटे हो गए। और जब ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, इसका मतलब तो नोबेल पुरस्कार की बधाई होनी चाहिए। बधाई हो, मोदी जी को नोबेल मिला है। इसका मतलब ये एक तरीके से गलत प्रस्तुति थी, गलत प्रस्तुति थी। इसी वजह से ये जो न्यूज है, Well, you're asking whether he's a candidate for the Nobel Peace Prize. The thing is, I have the same answer to anybody. My answer is that I hope that every leader of every nation will be inspired to do the work that is necessary to be awarded the Nobel Peace Prize. इसने कहा कि मैं चाहता हूं कि ऐसे दुनिया का हर राजनेता, हर लीडर काम करे ताकि वो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए लायक बने।
भाई नेताओं को काम करने से किसने रोका है? लेकिन केवल ये कह दो कि यही दावेदार है तो गलती हो जाएगी। ठीक है, इस चक्कर में फिर न्यूज वालों ने, जो सुबह तक मोदी को नोबेल पुरस्कार दे रहे थे, उन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया कि ये न्यूज फेक है, क्योंकि ये ट्रोल होने लग गई न्यूज कि देखो झूठ फैलाया जा रहा है। वास्तविकता में अधूरा सत्य प्रकाशित किया गया था और उसको प्रकट इस प्रकार से किया गया था। तब इस व्यक्ति को फिर पकड़ा गया और फिर पूछा गया, हाँ भाई कहा क्या था, सही से तो बता दे, तारीफ तो तूने इतनी सारी बढ़ चढ़ के कर दी, हमने कंक्लूड कर लिया। और लोगों का कंक्लूजन करने का तरीका हालांकि गलत नहीं था, हमारे यहां तो मतलब रीड बिटवीन लाइन करने की आदत है, दो लाइनों के बीच में क्या है उसको जानने की आदत है। तो वो जो असल मायने में इसकी तारीफ जो थी ना, लोगों ने अपने हिसाब से ले ली। अब मान लो प्रधानमंत्री किसी की तारीफ कर दे, यार वो बहुत बढ़िया बच्चा है, बस इतने में तो साहब उसका सांसद का टिकट सेट हो गया, पार्टी तय कर देगी। मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर मतलब यह है कि इसने गलत देश में आकर तारीफ का गलत प्रयोग कर लिया। कारण क्योंकि इसकी तारीफ को प्रकट अलग प्रस्तुति तरह से कर दिया, फिर ये खुद अब क्या क्लियर करता फिर रहा है। भाई ये कुल मिलाकर गलत है। देखो, and I'm here in India to talk about geopolitics and development. That said, I am the deputy leader of the Nobel Committee. A fake news tweet was sent out, and I think that we should treat it as all fake news. It's fake. Let's not discuss it. Let's not give it energy or oxygen. I categorically deny that I said anything resembling what was in that tweet. इसने साफ साफ इनकार कर दिया, भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था। और वास्तविकता में भी तो लोगों ने कहा तुमने कहा था तो था, कंटेंडर है। अरे तो कंटेंडर कहने का मतलब है कि चुनाव में तुमने कहा कि साहब मैं 21 साल का हो गया, मैं चुनाव लड़ लूंगा। अरे लड़ ले भाई, क्या मैं दावेदार हूं क्या? बहुत अच्छा है भाई, तेरे जैसे लोग चाहिए इस देश को। ये बिल्कुल वैसी चीज है जैसे आप में से कुछ दोस्त आपस में बैठे हों। इसको ऐसे समझने के लिए थोड़ा इस ट्वीट में गलत क्या सही क्या है ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको ऐसे समझना चाहिए। आप दोस्त लोग बैठे हैं, एक दोस्त आके आपसे कहता है भाई मैं चुनाव लड़ लूं क्या? लड़ ले यार, तेरे जैसे लोगों की जरूरत है इस देश को। बोले हैं? बोले हाँ। बोले क्यों? देख पैसा है तेरे पास, रूप में भी ठीक है, बोल भी ठीक लेता है और तेरे को राजनीति की समझ भी है। ओके। फिर किसी और बच्चे ने पूछा भाई साहब मैं भी चुनाव लड़ लूं। लड़ ले यार, कानून ने तेरे को अलाउ कर रखा है चुनाव लड़ने की, करना, उम्र हो गई तेरी, लड़ ले। इसका मतलब क्या हुआ? सब दावेदार हैं चुनाव लड़ने के लिए। प्रबल दावेदार क्या होता है? यार तेरे पक्ष में युवा बहुत सारा है, यार तेरे पक्ष में बुद्धिजीवी लोग हैं, लड़ ले, प्रबल दावेदार है। अच्छा, उनसे पूछा आपका क्या है? हाँ तुम्हारी दावेदारी मजबूत है, ठीक है। हाँ भाई तुम्हारा क्या है? तुम्हारी भी दावेदारी ठीक है। सबको दावेदारी अच्छी बता दी। अरे यार चुनाव जब होते हैं हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, सबका कुछ तो वोट बैंक होता है, सबके पास में कुछ तो ताकत होती है, ठीक है। अब अचानक एक व्यक्ति, और वो कौन? चुनाव आयोग का अध्यक्ष या चुनाव आयोग का हमारा चुनाव आयुक्त, वो आकर कह दे कि उस जगह जहां चुनाव हो रहे हैं वहां मिस्टर अंकित अवस्थी बिगेस्ट कंटेंडर है। ये बिल्कुल वैसा ही इस व्यक्ति ने कांड किया है। उस जगह जहां चुनाव हो रहे हैं वहां अंकित अवस्थी बिगेस्ट कंटेंडर है। तो भाई सुनने वाला तो यही कहेगा कि एग्जामिनर ने मेरी तारीफ में बिगेस्ट शब्द का यूज किया, इसका मतलब मैं विजेता हो गया। बोले भाई मैंने बिगेस्ट का यूज नहीं किया, मैंने तो केवल यह कहा अंकित अवस्थी बहुत अच्छे हैं। तो प्रभु तब भी आपको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसे पद पर बैठे हैं। तो यहां पर गलती दो प्रकार से हुई। एक तो इंडिया के लोगों ने, पत्रकारों ने गलती करी। क्या गलती करी? जो अच्छा है ना उसको बिगेस्ट कर दिया, उनकी गलती। इधर ये जो एस्ले टोजे नामक जो व्यक्ति आया है, इसकी गलती ये थी कि भाई जब तुम खुद उस कमेटी में हो तो तुम्हें इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। इंडिया में हिट होने के लिए इंटरव्यू के चक्कर में नहीं घूमना चाहिए था। दोनों ने अपने अपने लेवल पर गलती करी। एंड में आकर जब आप ये बोल रहे हो इट्स फेक, तो फेक केवल ये है कि लोगों ने उसकी प्रस्तुति तुम्हारे बोलने के आधार पर कर ली, ठीक है। तो कुल जमा बात, मोदी जी को पुरस्कार नहीं मिला। बाकी तो खैर डिसीजन बाद में होगा, जो देखा जाएगा, ठीक है। हो गया फैसला, चलिए बाकी मैंने आपको बता दिया है भैया, कुकू एफएम एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अंकित 50 लगाने पर पहले महीने 50 रुपए का ऑफ मिलता है, अगले महीने नहीं मिलता है। नंबर 1, यहां पर किताबें हैं ऑडियो बुक के रूप में, किताबों के रूप में नहीं।
इनके लिए मुझे कॉल ना करें, ठीक है। चलो बाकी हमारा चैनल आ चुका है, हमारा एप्लीकेशन आ चुका है। चैनल का नाम है RNA बाय अंकित अवस्थी सर, एप्लीकेशन का नाम है RNA बाय अंकित अवस्थी। यहाँ पर पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप जाएं बढ़िया से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूरे 1999 के अंदर पढ़ें, बढ़िया से ज्ञान प्राप्त करें। शानदार ज्ञान है, साल भर के लिए उपलब्ध है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने साथियों के साथ साझा कर लो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।